वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड अभी लेक्चर सीरीज चल रहा है और उसी क्रम में आज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच को हम देखने वाले हैं, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण। जी हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, सिलेबस में कहा गया है कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन रिसर्च, अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण। आपको इन दोनों ही अप्रोचेस का जो स्टडी करना है वो फोकस स्टडी करना है, पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ना कि समाजशास्त्र या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसलिए जब भी आप इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हो, आप ये बात अपने माइंड में ध्यान रखें कि आप जो स्टडी करने वाले हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड पर फोकस्ड हो, ना कि किसी और सब्जेक्ट पर, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जामिनेशन में वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड पर आने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि पढ़ तो बहुत सारा लें लेकिन आंसर ना कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी ये सारी जो स्लाइड्स हैं, जो लेक्चर सीरीज है, ये पूरी की पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड पर फोकस्ड है और पॉजिटिविज्म अप्रोच को रिसर्च के संदर्भ में या रिसर्च के नज़रिए से हम कैसे देख सकते हैं। अगर इन दोनों अप्रोचेस के माध्यम से रिसर्च की जाए तो वो किस तरह की रिसर्च होगी। आइए शुरू कर रहे हैं। पॉजिटिविज्म इन रिसर्च कहा जाता है कि अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद कैसे होगा। अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद, उससे पहले मैं आपको पॉजिटिविज्म का मीनिंग समझाना चाह रही हूँ उन्हीं समाजशास्त्रियों की भाषा में जो जब वो बता रहे थे 1845 या 1851 में, 19वीं शताब्दी के आसपास, और कहीं ना कहीं जब ये शुरुआत हो रही थी साइंटिफिक मेथड्स को सोशल साइंसेज में अप्लाई करने की। पॉजिटिविज्म उसी क्रम में एक अप्रोच है। पॉजिटिविज्म कहता है बी पॉजिटिव। हम कहते हैं ना हमारी डेली लैंग्वेज में कई बार, बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी को दूर करो, आगे बढ़ो। जी हाँ, वही की वही सारी पॉजिटिविटी इस अप्रोच में है कि समाज अपनी नेगेटिविटी को दूर करे और साइंटिफिक वे में सोचना शुरू करें, साइंटिफिक रिसर्च की जाए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए और ये देखा जाए कि जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं, जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, जितनी भी सामाजिक कारण हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो पॉजिटिविज्म का एक सिंपल सोबर अर्थ और एक ही लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है स्टडी फोकस्ड हो और इस तरह से हो कि ये जो स्लाइड है ये इसीलिए बनाई जाती है कि आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लिक हो जानी चाहिए। जैसे ही कोई बोले प्रत्यक्षवाद, यही लाइन निकल के आनी चाहिए। दिमाग पिक्चर क्लिक कर रहा है और आपके सुनने की क्षमता इसे रिकॉर्ड कर रही है। सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके निष्कर्ष तक पहुंचना। अगर एक लाइन में प्रत्यक्षवाद को हमें लिखना हो कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। इसीलिए जो नेचुरल साइंसेस थे उनका जो विकास हुआ बहुत तेज गति से हुआ, क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे थे। और सोशल साइंसेज में साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो क्राइटेरिया है रिसर्च का वो पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड होता है। इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकल करना और उससे फिर उसके आधार पर रिजल्ट निकालना। लेकिन एक शुरुआत हुई और वो होना भी चाहिए थी, क्योंकि समाज में जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था और जब इस क्रम के पहले दौर में हम थे, तो बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं थी हर धर्म में, और उन सारे धर्म में ये मान्यताएं किसी न किसी साइंटिफिक रीज़न के कारण थी। वो साइंटिफिक रीज़न आज जब हम साइंटिफिक मेथड से पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा इसलिए ये फॉलो करवाया जाता था, अच्छा इसलिए कहा जाता था जल्दी उठो, अच्छा इसलिए कहा जाता था कि आप उपवास रखें, व्रत रखें।
इन सब के पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन है, वो हम देख भी रहे हैं आज। लेकिन ये संभव हो पाया साइंटिफिक मेथड को साइंटिफिक तरीके से उसे स्टडी करने से, कि ये सारी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उनके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन भी है क्या, धार्मिक कारणों के अलावा क्या कोई साइंटिफिक कारण भी है क्या कि हमें ये करना चाहिए। उस वक्त साइंस नहीं था, इसलिए धर्मगुरुओं ने धार्मिक मान्यताओं को बाध्यता बना दिया। लेकिन जैसे अच्छाई के साथ बुराई भी पनपती है, उसी तरह से नेगेटिविटी भी आ गई और कुप्रथाएं और अंधविश्वास पूरी तरह से समाज में विद्यमान हो गए थे और वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को फैला रहे थे। तो समाजशास्त्रियों ने कहा कि जब ये क्रम आगे बढ़ा तो कुछ तर्क आने लगे, कुछ सामाजिक घटनाओं के लिए साइंटिफिक मेथड की बात होने लगी, और ऐसा करके वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या हर सामाजिक घटना, क्या हर धार्मिक मान्यता साइंटिफिकली भी राइट है, और अगर नहीं है तो क्या उसको खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि कुछ कुप्रथाएं हम जानते हैं कि सती प्रथा थी, हमारे यहाँ प्रथा थी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन से देखा, सोचा, समझा, जाना तो पता करा कि नहीं, ये अच्छी चीज नहीं थी। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अंधविश्वास है, आज भी हम मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। हाँ, हम कहते हैं कि अरे ये तो बैड डे हो गया। क्यों हो गया? क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण है? अगर नहीं है तो उन मान्यताओं को, उन कुप्रथाओं को या नेगेटिविटी को दूर करो, बी पॉजिटिव। तो एक मीनिंग, एक अर्थ, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में फिक्स है कि प्रत्यक्षवाद का मतलब है सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण, आप साइंटिफिक मेथड को सोशल प्रॉब्लम्स में, सोशल फिनोमिना में अप्लाई करना है। आगे देखते हैं, क्योंकि अगर साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है तो यहाँ से कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं प्रत्यक्षवाद के, और आपको पॉजिटिविज्म को याद रखना है तो इन सारे शब्दों को एज इट इज दिमाग में इसी तरह से फिक्स कर लीजिएगा। साइंटिफिक स्टडी, पॉजिटिविज्म की बात होगी तो सबसे पहला शब्द आपके माइंड में आना चाहिए साइंटिफिक स्टडी। सेकंड, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्यों कह रहे हैं हम? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है आप बायस्ड नहीं होंगे। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे थीम पर रिसर्च कर रहे हैं, इस तरह की थीम पर रिसर्च हो रही है जो कि आपकी मान्यताओं के अनुसार अच्छी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स आपको बताने हैं अपने रिसर्च में। आप बायस्ड हो गए और आपने उसे बायस्ड तरीके से उसका रिजल्ट दे दिया या उसको लिख दिया आर्टिकल में। ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक मेथड अगर फॉलो किए जाते हैं तो उसका पहला जो पड़ाव होता है वो यही होता है कि आप क्वेश्चनर जो डेवलप करते हैं वो पूरा का पूरा इस तरह से डेवलप किया जाता है कि उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। पॉजिटिविज्म का सेकंड फंडा ये कहता है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होनी चाहिए, बायस्डनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मेजरमेंट। बिल्कुल, हमने पहले भी इस चीज को समझा था और आगे और समझने वाले हैं जब हम मेथड्स ऑफ रिसर्च को देखेंगे। मेजरमेंट, पॉजिटिविज्म कहता है अगर रिसर्च की जा रही है पॉजिटिविज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक मेथड से, तो फिर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे आपके मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनको हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट ना कर सकते हो हमारे रिजल्ट में। ये बहुत जरूरी है। उसे कैसे, क्यों, किस लिए, ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा अगर आप पहली बार इन शब्दों को सुन रहे हैं, और तो कंफ्यूज ना हो। अभी इसको ऐसे कैसे पिक्चर बनाकर दिमाग में रख ले, जब मेरे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझा दूंगी कि ये सब चीजें रिसर्च में कैसे काम आती हैं, जहां हम टूल्स ऑफ रिसर्च को देखने वाले हैं, डेटा कलेक्शन टूल्स को। मेजरमेंट, देन एम्पेरिकल साइंटिफिक एविडेंस। ऑफ कोर्स साइंस बात करता है एविडेंस की। अगर आपकी रिसर्च साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पर हो रही है, अगर आप पूरा का पूरा पॉजिटिव अप्रोच को मान के चल रहे हैं, तो आप हर सामाजिक घटना, हर सामाजिक समस्या के लिए कोई एविडेंस देखेंगे। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस है क्या? आपने जितने भी निष्कर्ष निकाले होंगे आप वहाँ फैक्ट्स देंगे, आप वहाँ किसी का संदर्भ देंगे कि इस कारण मैंने इसे ऐसा लिखा। ये 4 शब्द, 4 विशेषताएं हैं पॉजिटिविज्म की, और एक शब्द इसे पूरी तरह से डिफाइन करता है जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं और आने वाले टाइम में इसे बहुत ही डिटेलिंग में समझने वाले हैं। क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, मात्रात्मक अध्ययन।
अगर पॉजिटिविज्म है तो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है। ये आपको याद रखना है, ऐसे के ऐसे इसे रट लीजिए, बिल्कुल दिमाग में पिक्चर बना लीजिए। पॉजिटिविज्म यानी कि क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी यानी कि पॉजिटिविज्म, यानी कि मेजरमेंट हो रहा है, साइंटिफिक मेथड अपनाए जा रहे हैं, बायस्ड नहीं है, बिल्कुल वैल्यू फ्री है। क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी फॉलो की जाती है पॉजिटिविज्म अप्रोच में। अब ये मेथडोलॉजी क्या है, इसके टूल्स क्या होते हैं, कैसे होती है, ये सब आगे स्टडी होगा और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ तक मीनिंग समझा हमने, पॉजिटिविज्म क्या है क्या भला है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, किसने कहा, कौन लाया ये अप्रोच, उसे देखते हैं आगे। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रेंच फिलोसोफर थे और वो समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र में मानव के बौद्धिक विकास की अवस्थाओं को, उसके क्रम को बताया। फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे अपनी 2 बुक्स कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी एंड द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में 1842 और 1859 में बता रहे हैं कि पॉजिटिविज्म क्या है, इंसान मानव का बौद्धिक विकास के क्रम क्या थे, सामाजिक विकास के क्रम क्या थे। क्या कह रहे हैं वो, आइए देखते हैं। कॉम्टे ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रत्यक्ष अवस्था ही मानव विकास की अंतिम अवस्था होगी और जितनी शीघ्रता से यह अवस्था प्राप्त होगी उतनी ही शीघ्रता से धार्मिक और अभिभौतिक अंधविश्वासों का अंत हो जाएगा। ये वही चीजें हैं जो हम अभी डिटेलिंग में समझ रहे थे जब पॉजिटिविज्म की बात कर रहे थे। जब धार्मिक मान्यताएं, कुप्रथाएं, अंधविश्वास बढ़ने लगे तो उन्हें खत्म करने के लिए साइंटिफिक मेथडोलॉजी को सोशल साइंसेज में अप्लाई किया गया और देखा गया कि क्या सामाजिक समस्याओं के पीछे के कारण कुछ और हैं। और यही समझाते समझाते ऑगस्ट कॉम्टे ने अपनी इन बुक्स में सकारात्मक सरकार, सकारात्मक धर्म, सकारात्मक शिक्षा, सकारात्मक राज्य और कानून की बात कर दी। इतनी सारी पॉजिटिविटी लेकर आ गए वो, इतनी सारी पॉजिटिविटी। उनकी इन बुक्स को आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप ये डिटेलिंग में जानना चाहते हैं और अगर आप सोशियोलॉजी स्टूडेंट हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है इस अप्रोच में, पॉजिटिविज्म क्या है, तो आप जरूर उनकी इन बुक्स और इन सिद्धांतों को जाकर पढ़ें और अपने अदर आंसर्स में उसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे ने जो लॉ दिया, लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस, ये बहुत फेमस है। हम यहाँ इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज ये जो टॉपिक है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये अभी यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस में नया टॉपिक है। फिलहाल हमें नहीं पता किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड के संदर्भ में ही क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल हम ये सब इसलिए देख रहे हैं कि हमें हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये संदर्भ कहाँ से आया, ये अप्रोच कहाँ से आई, किसने दिया। अगर आप सोशियोलॉजी स्टूडेंट है तो आपने ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके होंगे और आपके सब्जेक्ट में भी आप ये स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप अदर सब्जेक्ट से हैं तो भी आपको इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि ऑगस्ट कॉम्टे कौन थे, उन्होंने किस बुक में ये लिखा था, पॉजिटिविज्म अप्रोच को जब वो लिख रहे थे तो वो किस तरह से लिख रहे थे। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में पॉजिटिविज्म की बात की है उन्होंने और हम उसे समझते हैं आगे। 3 स्टेज बताई उन्होंने, जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ, मानव के बौद्धिक विकास के क्रम वो बता रहे थे। थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव स्टेज। क्या है ये तीनों, आइए समझते हैं। लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस, जिसे हिंदी में कहा जाता है 3 स्तरों का नियम, ऑगस्ट कॉम्टे का 3 स्तरों का नियम। पहला चरण क्या था उसको देखने से पहले उन्हीं के शब्द मैं आपके सामने यहाँ रेफरेंस के तौर पर लेकर आई हूँ कि वो जब अपने बुक में लिख रहे थे तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, वो क्या कह रहे थे। आफ्टर स्टडिंग ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन ऑल सोसाइटीज एंड एजेस, we discover the fundamental rule whose solid proof we find no one hand in the reality in our organizations. This rule is as such all our important
or main beliefs, every branch of our knowledge, one by one, have to pass through three stages: religious or imaginative stage, metaphysical or abstract stage, and scientific और पॉजिटिव स्टेज। देखा आपने कैसे लिखा उन्होंने? आफ्टर स्टडिंग ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानव के बौद्धिक विकास की बात की उन्होंने। वो कह रहे हैं कि हर समाज में, हर सोसाइटी में जितने भी युग रहे, वहाँ जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि मानव के बौद्धिक विकास का जो क्रम रहा वो यही 3 क्रमों में रहा, ऐसा उनका कहना है। इनका विरोध भी हुआ है और कई दूसरे थिंकर्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो और अपने अलग ढंग से बताते हैं, लेकिन इनका क्या कहना है वो देखें। वो कह रहे थे कि मानव के बौद्धिक विकास का जो क्रम था वो इन्हीं 3 स्टेजेस में होकर गुजरा है। उनकी जो मान्यताएं थी, बिलीफ सिस्टम था, वो इन्हीं 3 क्रमों में था। क्या क्रम थे? ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा पहला था थियोलॉजिकल स्टेज, धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था क्या होती है? धार्मिक अवस्था जब सबसे पहले मानव धर्म और धार्मिक गुरुओं के प्रभावों में थे, यानी कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं थी और सामाजिक परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक प्रथाएं पूरी तरह से हमारे जीवन में थी। सुबह से शाम तक हम सामाजिक संरचना के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते थे। उस वक्त देवीय शक्ति और अलौकिक तत्वों को माना जाता था। ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि सबसे पहला जो अवस्था थी वो थी देवीय शक्ति और अलौकिक तत्वों को बहुत ज़्यादा मानने की अवस्था। रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था। और इसी अवस्था को और 3 क्रमों में उन्होंने बताया है: प्रेतवाद, बहुदेवतावाद और एकेश्वरवाद। वो कह रहे हैं कि इस अवस्था में भी 3 क्रमों को मैं बताना चाहूँगा, डिवाइड करना चाहूँगा कि जब सबसे पहले मानव ने इस तरह से धार्मिक मान्यताओं को मानना शुरू किया तो वो प्रेतवाद की तरह था, मतलब कि डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। फिर धीरे धीरे जब मानव ने सोचा कि हम डरे क्यों, हाँ कोई शक्ति है लेकिन उससे डरे क्यों, हमारे पास ईश्वर है, हमारे पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं। बहुदेवतावाद, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे देवता, सबको अलग अलग सब अपने अपने देवताओं को मानने लगे। देन वापस वो एकेश्वरवाद पर आए और एक ही देवता को मानने लगे। ये क्रम ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया है। इसको डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप उनकी बुक को पढ़ सकते हैं। यहाँ यूजीसी नेट के ऑब्जेक्टिव पर्पज से इतना डिटेलिंग काफ़ी है। थियोलॉजिकल स्टेज, धार्मिक अवस्था के बाद जब साइंटिफिक की दौर की ओर जा रहे थे, जब पॉजिटिविज्म की ओर जा रहे थे, तो बीच में एक अवस्था और आती है, मेटाफिजिकल स्टेज, तात्विक अवस्था। ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा ये वो दौर था जब तर्क शक्ति का विकास होने लगा। हाँ, यानी कि तर्क होने लगे कि ऐसा क्यों करना है, क्यों मानना है, कुछ विरोध होने लगा। लेकिन तब भी अमूर्त शक्तियों को माना जाता था, शक्ति का अस्तित्व है ये कहते थे वो। दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था है, यानी आप मान भी रहे हैं शक्ति को और आप कुछ संदर्भ में उसका विरोध भी कर रहे हैं। देन पॉजिटिव स्टेज, ये वो स्टेज है जिसकी बात हम कर रहे थे, पॉजिटिविज्म अप्रोच, जिसे उन्होंने इस तरह से समझाया है। वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद क्या है? वो कह रहे हैं कि समाज के जो नियम हैं, घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, उनमें वैज्ञानिक पद्धति को लागू कर दिए जाए और तथ्यों को उसी तरह से स्वीकार किया जाए जैसे कि वो सच हैं। राइट? तीसरी जो अवस्था थी, यहाँ वैज्ञानिक पद्धति आ गई है और तथ्यों को स्वीकार किया जाने लगा है। जो तथ्य है उसको स्वीकार किया जा रहा है, नियमों को डेवलप किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ये सही है या नहीं है। इस तरह से लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में पॉजिटिविज्म की बात की गई पहली बार और ऑगस्ट कॉम्टे ने ये जिक्र किया था। पॉजिटिविज्म, आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन स्लाइड्स को 1-2 बार सुन लेंगे और देख लेंगे तो ये पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। इसके अलावा जो शब्द और आए हैं उन पर अभी
नहीं समझ में आता अगर वो शब्द, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मेरे आगे लेक्चर आते जाएंगे आप बहुत क्लियरली इसको समझ। आइए देखते हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है और रिसर्च के संदर्भ में इसे कैसे समझा जा सकता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म उसी तरह से है, अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस अटेंड की हैं और आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म को हमने स्टडी किया था। और बिहेवियरलिज्म को डेविड स्टन ने अपने ही सिद्धांत को मॉडिफाई किया पोस्ट बिहेवियरलिज्म में जाकर। कुछ इसी तरह से है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म उसे मॉडिफाई नहीं करता है पॉजिटिविज्म को। ये बात आप याद रखिएगा सभी लोग, हो सकता है इस पर एक क्वेश्चन आ भी जाए इस तरह का कथन में। पोस्ट पॉजिटिविज्म उत्तर प्रत्यक्षवाद जब 20वीं शताब्दी में आया, जब कुछ थिंकर्स ने, कुछ लेखकों ने इसके बारे में लिखा, तो वो प्रत्यक्षवाद को संशोधित नहीं कर रहे थे, मॉडिफाई नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। क्या हुआ था? पोस्ट पॉजिटिविज्म रिजेक्ट्स द पॉजिटिविस्ट अप्रोच। रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस तरह की कोई अप्रोच, इस तरह की स्टडीज तो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों किया? कारण आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। पोस्ट पॉजिटिविज्म रिजेक्ट द पॉजिटिविस्ट अप्रोच दैट अ रिसर्चर कैन बी एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ऑफ द सोशल वर्ल्ड। पोस्ट पॉजिटिविस्ट argue that the ideas and even the particular identity of a researcher influences what they observe and therefore impacts upon what they conclude। ये वही बात है जो हमने क्लासेस में समझा था, वैल्यू फ्री, वैल्यू, बायस्ड, अनबायस्ड। क्या हो रहा है यहाँ? पहले ये जो हमने पढ़ा लाइन, इनको समझते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म में रिजेक्ट क्यों किया? वो कह रहे हैं कि रिसर्चर कभी भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं हो सकता इस समाज का। आप अगर एक मानव हैं और आप एक सामाजिक घटना, जिस समाज का आप हिस्सा हैं, आप उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अपने वैल्यूज़, आपकी अपनी थिंकिंग, आपकी अपनी सोच आपके रिजल्ट में ऐड ना हो, या आप किसी अपने रेस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस ना करे। वो कह रहे हैं कि आइडियाज़ और अपनी खुद की आइडेंटिटी को आप कैसे अपने रिजल्ट से दूर करेंगे? संभव ही नहीं है। यानी कि यहाँ बात हो रही है वैल्यू फ्री हो ही नहीं सकता, वैल्यू बेस्ड स्टडीज़ होंगी। यहाँ बात हो रही है बायस्ड स्टडीज़ होंगी। आइए देखते हैं इसके कैसे समझा रहे हैं वो। वैल्यूज़ इन रिसर्च। पोस्ट पॉजिटिविस्ट जितने भी हैं वो सब के सब कहते हैं कि रिसर्च में वैल्यूज़ तो होती ही हैं, रिसर्च बिना वैल्यूज़ के हो ही नहीं सकता। अगर आप सोशल साइंसेज में रिसर्च कर रहे हैं, आप खुद एक इंसान हैं, आप एक मानव हैं और आप मानव समाज से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके वैल्यूज़ उसमें ऐड होंगे। और अगर ऐसा है तो क्या होगा? There are errors in all scientific methods। क्यों है एरर? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द साइंटिस्ट। वो कह रहे हैं आप सोशल साइंटिस्ट हैं और आपकी ऑब्जेक्टिविटी बनी नहीं रह सकती, और अगर आप ऑब्जेक्टिवली स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप बायस्ड स्टडीज़ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी उस साइंटिफिक मेथड में एरर है। यानी कि यहाँ टेक्नोलॉजी में भी एरर की बात आ गई। जैसे कंप्यूटर में कभी कभी एरर आ जाता है ना, वही एरर। देयर आर एरर इन ऑल साइंटिफिक मेथड्स, बिकॉज इंसान है, इंसान कभी बदल नहीं सकता। ह्यूमन बिहेवियर दुनिया की सबसे अनसर्टेन चीज़ है। हमेशा मैंने आपको क्लास में यही समझाया कि अगर हम सोशल साइंसेज में हैं और सोशल साइंसेज में हमारा जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा इंसानों पर होता है, और इंसानों को का जो बिहेवियर है वो कभी भी पल पल में बदलता है, और अगर पल पल में बदलता है तो उसका अध्ययन करना बड़ा कठिन काम है। देयर आर एरर इन ऑल साइंटिफिक मेथड्स। अगर वैल्यूज़ आ रहे हैं तो एरर आ रहा है, और एरर आ रहा है यानी कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। ये शब्द ध्यान रखना। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है सब्जेक्टिविटी। रिलेट हो गया?
अगर आप इन दोनों अप्रोचेस को बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो हम अब इसका डिफरेंस देखने वाले हैं कि दोनों में अंतर क्या है। और मुझे पूरा यकीन है अगली स्लाइड में जहां मैं आपको अंतर समझाऊंगी वहां आपके दिमाग में दोनों अप्रोचेस रिसर्च के संदर्भ में बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएंगी। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एप्टीट्यूड यहाँ डेवलप होता है, रटने से नहीं होता। पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में क्या अंतर है ये हम समझने वाले हैं आगे। अगर अभी तक की जो स्लाइड है उसमें कोई आपको ऐसा टॉपिक या ऐसा कुछ लगे कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्म इन रिसर्च बात की जा रही है अंतर की। क्या अंतर है? अगर शोध के संदर्भ में हम प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद अप्रोचेस को देख रहे हैं तो हमारे इन दोनों अप्रोचेस को समझने के बाद क्या अंतर निकल के आया है वो देखते हैं। ये समरी भी है और एक तरह से आपको ये टॉपिक याद भी हो रहा है, दोनों रिवाइज हो रहे हैं। पहला, पॉजिटिविज्म बात कर रहा था ऑब्जेक्टिविटी की, पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है सब्जेक्टिविटी। क्यों? पॉजिटिविज्म में साइंटिफिक मेथड फॉलो होगा। साइंटिफिक मेथड जहाँ फॉलो होते हैं वहाँ वैल्यू फ्री स्टडीज़ होती हैं और वैल्यू फ्री स्टडीज़ अगर हो रही हैं तो ऑब्जेक्टिविटी रहेगी। ठीक है, ये लिख लेना शब्द अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आप अगर नोट्स बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ नोट्स बनाना। मेरा अगला जो लेक्चर रहेगा वो इसी पर रिलेट रहेगा कि आप कैसे तैयारी करें। तो नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इन्हें लिखते भी जाना, जब भी रिवीजन करोगे बहुत काम आएगा आपके। और पॉजिटिविज्म साइंटिफिक मेथड, वैल्यू फ्री यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। पोस्ट पॉजिटिविज्म अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है? वैल्यू बेस्ड स्टडीज, बिकॉज जो रिसर्चर है उसके वैल्यूज यहाँ ऐड हो जाते हैं। वैल्यू बेस्ड स्टडीज यानी कि सब्जेक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिविटी है तो आगे का क्रम होता है क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी अपनाई जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका जो मेथडोलॉजी होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। और अगर आप सब्जेक्टिविटी के साथ स्टडी कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपका अप्रोच अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म है तो आप क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। देन एब्सोल्यूट रियलिटी एंड क्रिटिकल रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी क्या कहती है? साइंस से अगर कोई रिसर्च की जाए, साइंटिफिक मेथडोलॉजी, वैल्यू फ्री, ऑब्जेक्टिविटी, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी अगर अपनाई जाती है तो क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी क्या करती है? बिल्कुल फैक्ट्स को सामने लाती है, एब्सोल्यूट रियलिटी को सामने लाती है जो सच है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी अपनाई जाती है तो वहाँ क्रिटिकल रियलिटी को मैं यहाँ ऐसे समझाना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं, क्योंकि वहाँ रिसर्चर फ्री होता है, अपने व्यूज़ भी वो ऐड कर सकता है, प्लस वो किसी और के व्यूज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकता है। ये सारी चीज़ें आगे अलग से चैप्टर है, वहाँ समझाएंगे हम, वहाँ आप समझिएगा और अच्छे से। सैम्पलिंग का भी अलग से आएगा, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अगर क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी अपनाई जाती है तो सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबल होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी अपनाई जा रही है, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच अपनाई जा रही है रिसर्च में, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहेगी। ये अभी हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे क्योंकि आगे आने वाले मेरे लेक्चर सैम्पलिंग पर होंगे, सैम्पलिंग मेथड्स पर होंगे और वहाँ आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तब मैं आपको इससे रिलेट करके वहाँ भी दोबारा से इसको रिवाइज करवा दूंगी। स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड, ओवरऑल हम देखें तो साइंटिफिक मेथड अगर होगा तो जितनी भी रिसर्च होगी वो कैसी होगी? स्ट्रक्चर्ड होगी और कंट्रोल्ड होगी, क्योंकि वहाँ आपका जो क्वेश्चनर रहता है वो पूरा का पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, आपको न्यूमेरिक्स में रिजल्ट बताने होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड रिसर्च कहलाएगी वो। लेकिन अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच में हम सब्जेक्टिविटी के साथ रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च का पता नहीं होता कि वो कौन क्या बोलेगा, क्या व्यूज आएंगे, किस दिशा में जाएगी वो रिसर्च, और इसलिए उसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल्ड रिसर्च। दोनों रिसर्च अलग अलग अधूरी है, सोशल साइंसेज में पॉसिबल ही नहीं है। तो जितनी भी रिसर्च होती हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स होती हैं। कुछ रिसर्च
ऑब्जेक्टिविटी के साथ होती हैं, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी के साथ होती हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट क्वालिटेटिव भी होता है। और कुछ रिसर्च क्वालिटेटिव होती हैं, फोकस्ड होती हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट क्वांटिटेटिव करने की कोशिश भी अब की जाती है, क्योंकि अब साइंटिफिक मेथडोलॉजी को फॉलो किया जाता है सोशल साइंसेज में भी। 2 एग्जाम्पल के साथ मैं एंड कर रही हूँ इसको समझाने का, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये दोनों एग्जाम्पल। अगर आप आज कोई रिसर्च कर रहे हैं, पॉजिटिविज्म अप्रोच में रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आपका टॉपिक मान लीजिए है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन एजुकेशन सिस्टम, ऑन बिजनेस, ऑन मार्केटिंग, कुछ भी टॉपिक है अगर आपका, तो उस टॉपिक में क्या होगा, देखिए आप टॉपिक ही कितना शानदार है। इम्पैक्ट देखना है, कोविड-19 का देखना है, कोविड-19 का इम्पैक्ट अगर एजुकेशन सिस्टम पर देखना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चनर डेवलप कर सकते हैं आप, और बहुत अच्छे से न्यूमेरिक डेटा में रिजल्ट दे सकते हैं। कितना परसेंट क्या हुआ, कितना ई गवर्नेंस बढ़ा, कितना क्या हुआ, ई एजुकेशन को कितने बेनिफिट्स हुए, और टीचिंग मेथडोलॉजी में कितनी नई चीज़ें आ गई, क्या स्टूडेंट के लिए भी ये बेनिफिशियल था। बहुत अच्छे से क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी अपना सकते हैं आप इसमें। और अगर आप क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी के साथ पॉजिटिविज्म के साथ इस तरह का टॉपिक लिखेंगे तो बहुत अच्छा रिसर्च हो जाएगी। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी सकते हैं। अगर आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, अगर इसमें रिसर्च की जा रही है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी आएगी। सब्जेक्टिविटी कैसे थीम में आती है, किस तरह के टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक इंटरनेशनल पॉलिसीज या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं चाइना और इंडिया की पॉलिसीज़ को, हम कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका और इंडिया की पॉलिसीज़ को। अब अगर आप इंडियन हैं और आप इस तरह की कंपैरेटिव रिसर्च कर रहे हैं और आप पूरी कोशिश करेंगे उसे साइंटिफिक करने की, फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने व्यूज़ को वहाँ ऐड कर देंगे, और ऐसा होगा, मतलब आप उससे बच नहीं सकते। और जब ऐसा होगा तो वो सब्जेक्टिव रिसर्च हो जाएगी, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच में हो जाएगी। कुछ थीम्स इस तरह की होती हैं सोशल साइंसेज में जिनमें सब्जेक्टिविटी आ ही जाती है, वैल्यू फ्री हो ही नहीं सकती वो। अगर चाइना का कोई स्टूडेंट है, वो अगर कर रहा है रिसर्च, तो वो कंपेयर करते करते कहीं ना कहीं थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी उसकी भी आ ही जाएगी। ये था पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है। हम आपके लिए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप फोकस्ड स्टडी करें और डाइवर्ट ना हो इधर उधर। बहुत सारे स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि मैम आप इस तरह का एक लेक्चर अपलोड करें जैसा कि आप क्लास में समझाते हैं कि तैयारी कैसे करना है, रणनीति क्या हो। तो मेरा अगला जो लेक्चर रहेगा वो इसी क्रम में रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर। आप किसी भी सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको किन बातों को यहाँ ध्यान रखना है। तो गुड लक, आने वाले लेक्चर को आप ज़रूर देखें, और इस लेक्चर में आपको जो अच्छा लगा हो, आपको कुछ कमियां लगी हों, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ इसे आगे बढ़ाएं। थैंक यू, गुड लक।